हेलो, मैं हूं ओम प्रकाश गुप्ता, 64th बीपीएससी का टॉपर, रैंक 1। और यूपीएससी 2020 में मुझे रैंक 339 हासिल हुई है, जिसके तहत मैं आईपीएस के लिए सिलेक्टेड हूं। आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स, खास करके जो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स है जो आने वाला है, उसके लिए हम टॉपिक्स को किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करें, कौन सा चैप्टर किस स्टैंडर्ड बुक में कितना फोकस करना चाहिए। तो सिलसिलेवार तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा कि सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। एक तो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न। फिर उसके बाद ज्योग्राफी आता है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स आती है, फिर पॉलिटी आता है, फिर इन्वायरमेंट है, साइंस है, मैथ्स है, बिहार है, करंट अफेयर है। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी चाहिए और उसको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे कि एंशेंट में क्या पढ़ें, कौन से स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें। तो आप कोई भी एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हैं। आर एस शर्मा की एक किताब आती है एनसीईआरटी की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं 11th क्लास का। उसमें जो मेजर टॉपिक है जिससे कि सवाल प्रीलिम्स में निकल करके आता है, एक तो वो है हमारा जो शुरुआत वाला पोर्शन है, हड़प्पा संस्कृति हो गया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल निकल करके आते हैं। फिर उसके बाद मगध साम्राज्य हो गया। फिर हिस्ट्री में, एंशिएंट में इस तरीके के सवाल बहुत होते हैं कि अर्लीस्ट या फिर सबसे पुराना क्या है, सबसे अर्लीस्ट कहाँ पे है। तो आप इस तरीके के जो पॉइंट मिलेगा, लाइन मिलेगा एंशिएंट के अंदर, तो आप उसको ज़रूर मार्क कीजिएगा, क्योंकि उस तरीके के सवाल आते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो चैप्टर्स हैं, गुप्ता साम्राज्य हो गया, फिर और भी जो चैप्टर्स हैं, वहाँ से सवाल आते हैं, बट वहाँ से फ्रीक्वेंटली नज़र नहीं आते हैं। जब भी आप एंशिएंट कर रहे हैं तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। प्लस जो अर्लीस्ट वाली बात है, जो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिएवल यहाँ पे वेटेज बढ़ जाता है, तो आप मिडिएवल के लिए कोई सा भी बुक फॉलो कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा की एक किताब आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कवर करना। उसको कई रिवीजन लगाने पड़ेंगे, हो सकता है कि 3-4 रिवीजन के बाद भी उस बुक पे कमांड करना पाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट दिया हुआ है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि उसका बेसिक, मिडिएवल का बेसिक आइडिया रखने के लिए आप तमिलनाडु का भी बुक फॉलो कर सकते हैं। तमिलनाडु, या फिर उसके साथ एनसीईआरटी की जो किताबें आती हैं सतीश चंद्रा के अलावा, थोड़ी सी जो पतली किताबें होगी, आप वो मिडिएवल के लिए फॉलो कर सकते हैं। मिडिएवल से सवाल निकल करके आता ही आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप कोई सा भी स्टैंडर्ड किताब फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि स्पेक्ट्रम लोग फॉलो करते हैं, और स्पेक्ट्रम सही भी है। उसमें बहुत सारे फैक्ट दिया हुआ है, अगर उसको प्रायोरिटाइज करके पढ़ेंगे तो वो स्पेक्ट्रम हम जल्दी कवर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम में जो भी रिविलियंस के टॉपिक हैं, आपका शुरुआती के जो पीपल्स रिविलियन हो गया, या फिर पीजेंट रिवॉल्ट हो गया, या ट्रैवल्स मूवमेंट हो गया, ये सारे के सारे रिविलियन, 1857 का रिवोल्ट हो गया, ये सारे के सारे रिविलियन, चाहे आपका वर्किंग मैन का रिवोल्ट क्यों ना हो, ये सारा का सारा रिविलियन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल निकल के आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो छोटे मोटे ट्रैवल्स का रिवोल्ट या फिर पीपल रिवोल्ट हो गया, ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसके लिए बहुत परेशान होने लगेंगे, क्योंकि रिविलियन बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि आप पीपल्स रिविलियन सारा का सारा ना कर पाएँ, आप परेशान ना हो, बट कोशिश करें कि आप उस पर फोकस करें, कोशिश करें कि आपके माइंड में वो रिटेन करें। हिस्ट्री में तो ये बात होती है कि आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम से पहले भी देख करके जाना पड़ेगा। तो रिवेलियन इंपॉर्टेंट है। जो रिफॉर्म मूवमेंट है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें जो पर्सनालिटी है आप उसको थोड़ा करिएगा, क्योंकि पर्सनालिटी से सवाल आ जाता है, जो मेजर पर्सनालिटी है वो। इसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड हम लोग स्टार्ट करते हैं 1857 से लेके पार्टीशन तक। तो फ्रीडम स्ट्रगल का जो पीरियड है 1857 से लेके पार्टीशन तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सवाल आते हैं, बहुत आते हैं और आसान आते हैं। तो 1857 से लेकर के पार्टीशन तक का जो पीरियड है, आप उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, फिर मैं कहूँगा कि आपको बहुत फैक्ट को लेकर परेशान नहीं होना है, आपको पर्सनालिटी पर फोकस करना है। अगर किसी
व्यक्ति ने कुछ सैक्रिफाइस किया है फ्रीडम स्ट्रगल में, किसी को फांसी हुई है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो नाम आपको याद रखनी चाहिए। आप उसको मार्क कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। डेट मोटा मोटा याद होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट किस सीक्वेंस में हुआ है। प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस में आपका हो सकता है कि स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाए, डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, सिटी इंपॉर्टेंट हो गया। तो पर्सनालिटी, प्लेसेस, क्रोनोलॉजी, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान छापी गई, जिसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है कि उसका एडिटर कौन है, कहाँ किस जगह पर प्रकाशित हुआ करता था, कब प्रकाशित हुआ है। तो बुक्स, जर्नल, मैगजीन्स, ये सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिस्ट्री में एक बात है कि आप कितना ही कर लीजिए, आपको जो है 10 दिन के बाद वो फेड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है उसको मार्क कर लेंगे, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, और उसको एग्ज़ाम से पहले क्विकली रिवाइज़ करने का प्रयास करना पड़ेगा। और क्विकली रिवाइज़ तभी हो पाएगा जब हम फ्रीक्वेंट रिवीजन करेंगे। जब हम बार बार रिवाइज़ करते हैं तो क्या होता है कि सारी चीज़ें भले ही याद ना हो, बट रिवीजन का टाइम हर एक रिवीजन के बाद कम होता जाता है। इसीलिए आप हिस्ट्री को थोड़ा सा स्पेशल रिवाइज़ करने का प्रयास कीजिएगा। इनफैक्ट हिस्ट्री का वेटेज जो है बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा है। हिस्ट्री से कई क्वेश्चन निकल करके आते हैं, तो आप हिस्ट्री को एक बड़ा टॉपिक मान करके आप हिस्ट्री को स्पेशल पोजीशन दीजिएगा। ये तो स्टैंडर्ड बुक्स हो गया फॉलो करने के लिए। हिस्ट्री में जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं आप उनको ज़रूर लगाइए। आप किसी टेस्ट पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत लोग घटना चक्र को फॉलो करते हैं, तो आप घटना चक्र को सिलेक्टिवली फॉलो कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आपको बताया कि फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है, रिवेलियन इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक पे आप प्रैक्टिस सवाल को कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको घटना चक्र का पूरा किताब ही फॉलो करना, नहीं। एंशिएंट में भी आपको कुछ टॉपिक्स बताया है, तो आप उस टॉपिक्स में कमांड करने के लिए प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि सच में जो हमने बताया है क्या वहीं से सवाल निकल के आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी टॉपिक्स को एक पढ़ सकते हैं, एक रफ़ आइडिया रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आपका हिस्ट्री है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर जो आपका एंशिएंट और मिडिवल में है, वहीं से अगर सवाल निकल के आती है तो वो उसी का कहलाएगा, एंशिएंट का कहलाएगा या मिडिवल का कहलाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको नितिन सिंघानिया जैसे बुक को नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ल्ड का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको देखें। तो जो वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी है उसके लिए वर्ल्ड का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वर्ल्ड के मैप में एक रफ़ आइडिया आपको होना चाहिए कि कहाँ पे कैसा लैंडफॉर्म है, कोई रिवर स्पेशल है, कोई लेक है स्पेशल, तो आपको पता होना चाहिए। कोई लैंडलॉक कंट्री है तो लैंडलॉक कंट्री के बारे में हल्का आइडिया होना चाहिए कि फला कंट्री आपका लैंडलॉक है या नहीं है, उसकी बाउंड्री क्या है। तो आप वर्ल्ड मैप को कई बार जब देखेंगे तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है या नहीं है, या फिर चारों तरफ ओशन से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है कि कौन सी बड़ी आइलैंड कहाँ पे है। आप जब प्रीवियस ईयर का सवाल देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के सवाल रेगुलरली बीपीएससी पूछता है। इसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ गूगल भी करना पड़ जाए। उसके बाद आती है एनसीईआरटी की किताबें। वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब 11th क्लास की, उसमें आपका कुछ चैप्टर है जैसे क्लाइमेट हो गया या फिर ओशन हो गया, रिवर्स हो गया। ये जो चैप्टर्स है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल डायरेक्ट आते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप 11th क्लास की जो वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी है आप उसको अच्छे से कीजिए। और जो दूसरी किताब है वो इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी। उसमें जो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं, रिवर्स, लैंडफॉर्म, उससे भी सवाल जो है बीपीएससी के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सॉइल से उतना सवाल नहीं निकल करके आएगा, नेचुरल डिजास्टर से उतना सवाल निकल करके नहीं आएगा, बट शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से 12th क्लास की एक बुक आती है एनसीईआरटी की, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत कुछ डिस्कस किया गया, एग्रीकल्चर के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो वो इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन वर्ल्ड में भी पूछी जाती है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन का कौन है। तो मीका का पूछ सकता है कि कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, गोल्ड का पूछ सकता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर कौन स्टेट जो है फला प्रोडक्ट का, फला रिसोर्सेज का, फला मिनरल्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो आप इस तरीके का क्या है कि आपको हो सकता है गूगल करना पड़ जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली किताब में नहीं मिले। इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली किताब से आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस तरह का सवाल और भी निकल सकता है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखिए और उस सवाल को देखने के बाद आप रिलेट कर सकते हैं कि उस किताब में दिया तो है,
बट इस तरीके का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, वो गूगल करना पड़ सकता है आपको। 12th क्लास की एक और किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इनके अलावा ज्योग्राफी के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंडिया का मैप, बिहार का मैप, स्पेशली पटना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप जब बिहार स्पेशल करेंगे तो उसमें भी बिहार का मैप और पटना करेंगे। तो मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैप के अलावा ये जो NCERT के 3 किताबें हैं वो आप कर लीजिए, ज्योग्राफी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जो सवाल निकल के आता है वो बहुत डायरेक्ट होता है, किसी स्कीम से रिलेट करके पूछ सकता है, किसी रिपोर्ट में बिहार का रैंक पूछ सकता है, बिहार का पोजीशन पूछ सकता है, बिहार का स्कोर भी पूछ सकता है, इकोनॉमिक सर्वे से कुछ फैक्ट पूछ सकता है, बजट से कुछ डेटा आ सकता है। तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे या किसी रिपोर्ट को अगर पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। तो बेसिक टर्म को पता करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की मोटी मोटी किताब रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप लूसेंट से भी बेसिक टर्म का आइडिया ले सकते हैं। अगर आप लूसेंट में किसी टर्म को समझना चाह रहे हैं और वो आपको समझ में नहीं आता है, तब आप गूगल का मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको बहुत डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट लूसेंट में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप उनको स्किप कर सकते हैं। आपको बस बेसिक टर्म का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद सीधे सीधे आप इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्जीक्यूटिव समरी होता है या फिर किसी कोचिंग का कंपाइलेशन हो सकता है, आप उसको रेफ़र करके वहाँ से डेटा और फैक्ट निकाल सकते हैं। डेटा और फैक्ट किस तरीके की होनी चाहिए, इसके लिए फिर से मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रेफ़र करें और आप देखिए कि किस तरीके का डेटा पूछ रहा है। आप उस तरीके का डेटा लेटेस्ट जो करंट में चल रहा है आप उसको गूगल करके भी पता कर सकते हैं। हो सकता है कि वो डेटा फिर से दोबारा पूछ दें। ज्योग्राफी में एक सेंसस टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंसस टॉपिक के लिए आप किसी भी कोचिंग का या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से फॉलो कर सकते हैं। बिहार स्पेशल की किताब आती है तो उसमें भी सेंसस कवर किया जाता है। आप सेंसस में अच्छे तरीके से देख लें कि कौन कौन सा डेटा वहाँ पे दिया हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है लिटरेसी रेट पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है सेक्स रेशियो पूछ सकता है, फिर उसके बाद लिटरेसी रेट में क्या ऑर्डर है, सेक्स रेशियो में क्या ऑर्डर है। उसी तरीके के बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट होता है। आप उसके लिए फिर से मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर का सवाल देखें। सेंसस इंपॉर्टेंट है, सेंसस से सवाल निकल करके आती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए क्या हमें शंकर IAS का किताब पढ़ने की ज़रूरत है या किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, इन्वायरमेंट के लिए पूरा का पूरा कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। आप इकोसिस्टम टॉपिक को शंकर IAS से भी कर सकते हैं या किसी भी NCERT से भी कवर कर सकते हैं। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज का बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बहुत सारा जो है इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे। आप उसके बारे में डिटेल तो नहीं, एटलीस्ट वो इंस्टीट्यूशन का इवेंट करंट में कहाँ पे होने वाला है वो आपको पता करना पड़ेगा। या तो न्यूज़पेपर से आप पता कर सकते हैं या फिर करंट अफेयर के किसी मटेरियल से पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल पार्क है, खास करके बिहार में कहीं पे नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आप प्लेस आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है UPSC की तरह नहीं आती है, इसमें बहुत ही बेसिक सवाल आता है। टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उससे तो सवाल ना के बराबर देखने को मिलता है। स्टिल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से अगर सवाल आता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो कहाँ पे नहीं हो सकता ये बता पाना बहुत मुश्किल है। उसमें जनरली क्या करते हैं कि ऑल ऑफ दिस सारा ही करेक्ट मान लेते हैं कि इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हर जगह संभव है। इस तरीके का सवाल BPSC में पूछने को नहीं देखने को नहीं मिलता है। साइंस का सवाल बहुत ही बेसिक होता है। जैसे कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं बोले कि एम्पियर का क्या यूनिट है, करंट का क्या यूनिट है तो एम्पियर है, फिर उसके बाद वोल्टेज का क्या यूनिट है। इस तरह की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है आपको उसके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, उसको मेजर करने वाली जो डिवाइसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए और थोड़े बहुत बेसिक फार्मूला जो 10th लेवल का होता है फिजिक्स में वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो आपका फिजिक्स कवर हो जाएगा। साइंस में जितने भी इन्वेंटर्स है, फाउंडर हैं या फिर कोई ब्रांच ऑफ साइंस है, उसको किसी ने डिस्कवर किया है, किसी ने उसको फाउंडर है, तो वो नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारा आपको ब्रांचेस है, तो उसका कोई ना कोई फाउंडर है।
तो वो फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए। या फिर किसी जैसे कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया, तो इस तरीके के जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइंस में। आप उसको लूसेंट से कवर कर सकते हैं। जो मैं फिजिक्स की बात कर रहा था उसमें उसको आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है आपको वो समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आती है तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी के 10th तक की जो किताबें हैं उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। कोई भी साइंस में थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं साइंस को कवर करने के लिए। साइंस के क्वेश्चन बहुत भारी नहीं होते, बहुत ही बेसिक होता है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर आपका पीरियोडिक टेबल से सवाल आ सकता है। जो कॉमन नेम है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ केमिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ केमिकल्स के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारा कुछ आपका लूसेंट में दिया हुआ है। आप लूसेंट को पढ़ेंगे तो लूसेंट को जब पढ़ेंगे तो आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि लूसेंट ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ उसको पहले लूसेंट से कवर करना है। और लूसेंट को समझने में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर से कहूँगा कि आप किसी ऐसे बंदे का, किसी ऐसे इंसान का मदद लीजिए जिसका साइंस 10th तक का अच्छा हो, या फिर आप उससे पूछ लीजिए कि कौन सी किताबें में ये सारी चीज़ें रेफ़र की जा सकती हैं। बायोलॉजी में जो आपका ऑर्गन्स कि ऑर्गन का क्या फंक्शन है, ऑर्गन में क्या क्या होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर ऑर्गन को डिजीज़ है, न्यूट्रिशन है, डिजीज़ को मेजर करने वाले डिवाइसेस है, मेडिकल डिवाइसेस है, वो सारे आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं कहूँगा कि जो फाउंडर अगर है किसी ब्रांच का वो नेम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्सनालिटी साइंस में कहीं पे भी आपको लूसेंट के अंदर दिखाई दे रहा है तो आप उसको कवर करने का प्रयास करें। साइंस के लिए लूसेंट एनफ है। लूसेंट में भी सारा कुछ नहीं करना है। जो आपको लगता है कि जो मैंने बताया उससे अलग है तो आप उसका रफ़ आइडिया रख सकते हैं। सारा कुछ कवर करने का प्रयास कीजिएगा तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लूसेंट से। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में जो है, पॉलिटी की जो स्टैंडर्ड किताब है वो तो लक्ष्मीकांत है। आप लक्ष्मीकांत के अलावा भी कोई किताब फॉलो कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लक्ष्मीकांत गीता की तरह है, लेकिन लक्ष्मीकांत में भी आप पूरा का पूरा एकदम फॉलो मत कीजिएगा। लेकिन अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के टाइम पे जीएस पेपर 2 का आधा पोर्शन कवर हो जाएगा, 1/3 पोर्शन तो आपका कवर हो जाएगा। पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे शुरुआत का टॉपिक आपका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, अमेंडमेंट हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हो गया, प्रियम्बल हो गया। और फिर जब आप पूरा पॉलिटी का किताब कर लेंगे तो आपको फंडामेंटल फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद फेडरलिज्म में कुछ आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए, पूरा का पूरा आइडिया होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको फेडरलिज्म समझ में आनी चाहिए कि फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, फिर हमारे फेडरलिज्म का क्या फ़ीचर है, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, कितने डिवीज़न में है। आपको बहुत बारीकी में जाने की ज़रूरत सेंटर स्टेट रिलेशन के केस में नहीं है, लेकिन हाँ जो कमीशन है, सरकारिया कमीशन हो गया या पुंछी कमीशन हो गया, इनके कुछ रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। बट सरकारिया कमीशन तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पुंछी कमीशन छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, बट ये डेट इंपॉर्टेंट है कि पुंछी कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है। बट सरकारिया कमीशन का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि उनका क्या क्या रिकमेंडेशन रहा है। इसके बाद आप मूव ऑन करेंगे तो प्रेसिडेंट, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ें तो आप गवर्नर भी साथ में पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे तो गवर्नर में आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आप पार्लियामेंट पढ़िए, पार्लियामेंट पढ़ लेंगे तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जब प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पढ़ लेंगे तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़, उसी तरीके स्टेट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इनके लिए भी आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो इसमें जो हेडेक वाला टॉपिक है वो है पार्लियामेंट, जो बड़ा टॉपिक है। आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको उसका दोबारा रीडिंग तुरंत लगा सकते हैं पार्लियामेंट चैप्टर का। इसके बाद जुडिशरी का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, कौन किसको अपॉइंट करता है, कितने जजेस होते हैं, पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार कोई कुछ प्रोविज़न है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न है, इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है। उसके बाद हल्का सा आइडिया पीआईएल का होना चाहिए प्रीलिम्स के लिहाज से। जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारे कमिटीज़ बनाई गई थी जिन्होंने अपना अपना रिकमेंडेशन दिया है, तो उसमें अगर आपको लगता है कि ये रिकमेंडेशन इस कमेटी का नया है तो आप ज़रूर उसको कवर कर लीजिएगा।
कमेटी का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये कमेटी लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाई गई थी, तो यहाँ से भी सवाल निकल करके आता है। लोकल गवर्नमेंट प्लस उसको बिहार से भी कवर करना पड़ेगा कि बिहार में भी किस तरीके के लोकल गवर्नमेंट हैं। तो ये कवर कर लेते हैं तो आपका जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके अंदर अगर आप बेसिक आइडिया कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है, कौन सा काम है, कौन सा किसी पोजीशन पे अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, कौन करता है, इतना कर लेंगे तो आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो कई बार ये बोला जाता है कि मैथ्स आप IIT से हैं तो आपको मैथ्स में एडवांटेज है। तो देखिए, मैथ्स में कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10th तक का बेसिक मैथ अच्छे से पता है तो आप मैथ्स का सवाल प्रीलिम्स क्या आप मेंस में भी कर सकते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन भी 10th लेवल का ही होता है। और एक और बात ध्यान देने की बात है कि मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत स्पेसिफिक डोमेन से आते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का सवाल तो आपको दिखेगा कि ट्रेन से सवाल आता है, प्राइम नंबर से सवाल पूछा जाता है, वेन डायग्राम से सवाल पूछा जाएगा, इक्वेशन एक्सप्रेशन से सवाल होता है, बेसिक ज्योमेट्री रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड से सवाल रहता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सवाल रहता है। और सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो है वो बहुत ही बेसिक सवाल, समेशन ऑफ नेचुरल नंबर, आप 2-3 फार्मूला कर लीजिएगा तो आपका वो पोर्शन कवर हो जाएगा। हो सकता है सीक्वेंस का सवाल पूछते तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वो भी बेसिक पार्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा 11th स्टैंडर्ड का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक 2-3 फार्मूला आप पढ़ेंगे तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और पोर्शन है, जैसे स्पीड से सवाल पूछ सकता है, एवरेज से सवाल पूछ सकता है, परसेंटेज से सवाल पूछ सकता है, तो इसमें आपका जो है मैथ्स कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बिहार से। तो मैंने मैथ्स की कोई बुक रिकमेंड नहीं की है, आप 10th क्लास तक की जो बुक होती है उसमें से आपको ढूंढ करके वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप उन लोगों का हेल्प ले सकते हैं जिन्होंने बेसिक मैथ 10th तक का अच्छा किया हुआ है, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपको अगर बेसिक ज्योमेट्री करना होगा तो आप किस तरीके से करेंगे, वेन डायग्राम करना होगा तो आप किस तरीके से करेंगे, आप उनसे सीख भी सकते हैं। मैथ्स को बहुत भारी चीज़ नहीं है, आपको मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका बिहार है। बिहार के लिए आप कोई सी भी एक स्टैंडर्ड किताब खरीद लीजिए, आपको BPSC स्पेसिफिक मिल जाएगा बिहार की किताब। इम्तियाज़ अहमद सर का ले सकते हैं या किसी भी का ले सकते हैं, KB सिनानो का ले सकते हैं, या किसी भी पब्लिकेशन का एक बिहार स्पेसिफिक बुक ले लीजिए। हिस्ट्री का जो कुछ भी दिया हुआ है बिहार स्पेसिफिक सब इम्पॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बिहार स्पेसिफिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी में उसी तरीके का सवाल, जैसे कि जो हमने इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है उसी तरीके का ज्योग्राफी का सवाल आपका बिहार से भी पूछा जा सकता है। बिहार इंपॉर्टेंट है, पटना इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल में आपका बहुत सारा डेटा और फैक्ट हो सकता है, लेकिन आप वही डेटा और फैक्ट कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इकोनॉमिक्स का डेटा हो गया, तो जो इकोनॉमिक्स में रैंक हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, वो आपका बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर का अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 20-30 सवाल आते हैं, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपका उससे करंट अफेयर बहुत हद तक कवर हो जाएगा। न्यूज़पेपर में जिस तरीके से आर्टिकल को कवर किया जाता है उसी से डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है। करंट अफेयर में आधे से ज़्यादा सवाल तो इंटरनेशनल रिलेशन का रहता है। आप अगर फॉरेन मिनिस्टर का या हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट डिप्लोमेट हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर आप इनके मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो करंट अफेयर में बहुत सारा सवाल इसी से बन जाएगा। तो करंट अफेयर को कैसे करना है, एक तो हम न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे। आप हो सकता है कि 2 न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हैं। एक न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो आप दूसरा न्यूज़पेपर को फटाफट देख सकते हैं। बट न्यूज़पेपर में आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि जो इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज़ हैं कंट्री के अंदर, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए, इनके मूवमेंट को ट्रैक करना। चीफ मिनिस्टर हो गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो आप उसका डेट, प्लेस, पर्सनालिटी, ऑब्जेक्टिव वो आप अच्छे से करके रखें।
न्यूज़पेपर से आपको जितना कवर होता है कीजिए, न्यूज़पेपर को बहुत परेशान होकर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपका न्यूज़पेपर से कवर नहीं हो पाएगा वो बीपीएससी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर की बुकलेट आती है वहाँ से कवर हो जाएगी। तो कोई भी आप करंट अफेयर की बुकलेट लीजिए, वो बीपीएससी स्पेसिफिक होना चाहिए। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन आपका पूरा का पूरा कवर नहीं करेगा, लेकिन बहुत हद तक कवर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर का अगर मान लेते हैं 30 सवाल आता है तो 120 सवाल आपका स्टैटिक पोर्शन से आ रहा है। तो करंट अफेयर से अगर 15 सवाल भी कवर हो जाता है तो आपका बहुत हद तक अच्छा मार्क्स आने की संभावना है प्रीलिम्स में। करंट अफेयर में जितना आपको बताया है उतना भी अगर आप करते हैं तो करंट अफेयर में अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। करंट अफेयर के लिए आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बीपीएससी स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होता है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है, आप उनका भी प्रैक्टिस करके करंट अफेयर में स्कोर आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था बीपीएससी में किस तरीके से हम टॉपिक को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ेंगे और कौन सा पोर्शन कहाँ से कवर करेंगे, इस पर मैं बात कर रहा था। और मुझे लगता है कि सारा कुछ कवर कर चुका हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप 67 बीपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर फिर भी आपको डाउट होता है, किसी तरह की क्वारी होती है, तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मेरे से जुड़ सकते हैं। मैंने कल ही एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसमें कि मैं खुद पढ़ाने के लिए आऊँगा। 2 महीने के लिए काफ़ी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है आपका ओम प्रकाश गुप्ता। आप सर्च करें तो हो सकता है आपको लिंक ना मिल पाए, तो आप फेसबुक से लिंक चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फेसबुक पर लिंक शेयर कर रखा है। अब इन्हीं के साथ मैं अपना समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।